नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। डिस्ट्रिक्ट रजौरी के बुद्धर एरिया में मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा और हमारी सरकार और यूटी सरकार, केंद्रीय सरकार बस नई नई कहानियां जड़ रही हैं, नई नई कहानियां सामने आ रही है। 18 मौतें हो चुकी हैं और हर रोज वहां पे 2 या 3 केसेस सामने आ रहे हैं, जिसे रजौरी, जम्मू मेडिकल कॉलेज और चंडीगढ़ तक भी शिफ्ट किया गया है। कहानियां ये है कि पहले उस पे फूड पॉइजनिंग की बात कर रहे थे, फिर किसी टॉक्सिन की बात कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो चश्मा है उसकी बात कर रहे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं। ये कहानियां बनती जा रही हैं, लेकिन असलियत अभी तक लोगों के सामने नहीं आई है। यही वजह है कि वहां लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की उम्मीद ये लगी हुई थी कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी टीमें देश से आई हैं, हैदराबाद से आई हैं, पुणे से आई हैं, चंडीगढ़ से आई हैं, दिल्ली से आई हैं, और अपना जम्मू कश्मीर यूटी का जो हेल्थ सेंटर है वो सारा का सारा लगा हुआ है। एसआईटी भी उन्होंने बना दी है ताकि कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसका पता चल सके, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। क्या कारण है, किस लिए मौतें हो रही हैं, किस लिए बीमार हो गए हैं, पॉलिटिकल रंग भी दिया जा रहा है। यहाँ पे जो लोकल एमएलए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल जो आशुतोष गुप्ता है उनके बीच में भी बहस हुई है और लोग भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गलती है कि यहाँ से हमारे जो पेशेंट है, बच्चे हैं, उनको चंडीगढ़ नहीं पहुंचाएगा। ये बातें होती हैं, हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कारण नहीं पता चल पा रहा। क्या रीजन है? इतनी बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े दायरे हैं, जब आके यहाँ पे सर्वे करके गए हैं, हर चीज को देख रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं पता चला पा रहे कि ये क्या रीजन है, किस लिए वहां पे मौतें हो रही हैं। लोग दहशत में हैं। उसके साथ साथ वही नहीं, उस परिवार से बाहर लोग वो भी सहमे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये हम भी इसी की चपेट में आ जाए। एक डर सा बैठा हुआ है। और एक ये डर नहीं है, जम्मू के अंदर एक और नया डर पैदा हो गया है, वो है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। लॉ एंड ऑर्डर जब केंद्र के हाथ में है, होम मिनिस्ट्री के पास है, एलजी सर देख रहे हैं, लेकिन लोग दहशत में हैं। अब जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियां हो रही हैं और उसके लिए जगह जगह पे सिक्योरिटी जो है लगाई गई है, जगह जगह चेकिंग हो रही है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, लोगों को रोक कर चेक किया जा रहा है। इन सब के होते हुए फिर जूल चौक में जहां पुलिस का जमावड़ा होता है, ट्रैफिक पुलिस होती है, वहां पे गोली मारकर किसी की हत्या कर दी जाती है। तो ये दहशत लोगों के दिलों में बन जाती है कि उस दिन, जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के सिर्फ 5 दिन पहले यह हादसा होता है, तो स्वाभाविक है लोगों के दिलों में डर बैठ जाना। जबकि हर तरफ आपने सिक्योरिटी लगाई हुई है, हर तरफ इसकी जायजा ले रहे हैं। 26 जनवरी को देखते हुए लोगों को चेकिंग की जा रही है, गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है। फिर क्या रीजन है कि इस गाड़ी को क्यों नहीं चेक किया गया, इस जो स्कूटी वाले या जो भी थे जिसने वहां पे गोली मारी उनको क्यों नहीं चेक किया गया, क्या पुलिस की हत्या क्यों नहीं चढ़े? अगर यही हालात, इतनी सिक्योरिटी के बीच में, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी हत्या हो सकती है, तो आम दिनों में क्या होने वाला है जम्मू के अंदर, इसकी चिंता भी लोगों को सताई जा रही है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर चिनार के पेड़ों को संरक्षित करने के लिए जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल का उद्देश्य चिनार के पेड़ों की निगरानी और संरक्षण को मजबूत करना है, ताकि इनकी भौतिक स्थिति का सही डेटा इकट्ठा किया जा सके और इनके संरक्षण के लिए कदम उठाए जा सके। गुरुवार को कश्मीर में इस प्रक्रिया की शुरुआत वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर सैयद तारिक ने की। डॉक्टर तारिक ने बताया कि चिनार पेड़ ऑक्सीजन उत्पादक होते हैं और इनकी अपनी पारिस्थितिकी प्रणाली होती है, जो कश्मीर की पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस परियोजना का उद्देश्य चिनार के पेड़ों के स्टॉक पर निगरानी रखना और उन्हें एक डिजिटल पहचान देना है, ताकि हर पेड़ की स्थिति का रिकॉर्ड रखा जा सके। इन पेड़ों को क्यूआर कोड के साथ लॉक कर दिया गया है, जिसे स्कैन करने पर उपयोगकर्ता उस पेड़ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बड़ाल में बच्चों के बीमार होने का क्रम जारी है। वीरवार को एक और बच्ची के बीमार होने के बाद स्थानीय लोगों को
राजौरी शिफ्ट कर दिया गया। 2 दिन में बड़ाल से करीब 170 लोगों को राजौरी स्थानांतरित किया जा चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। राजौरी के नर्सिंग कॉलेज में क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने पर वहां के स्थानीय लोगों ने प्रशासन के प्रति रोष जताया। लोगों ने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं इस शहर के लोग भी इसकी चपेट में आना शुरू ना हो जाएं। राजौरी के स्थानीय निवासियों ने डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा से मांग की कि क्वारंटीन सेंटर शहर के बाहरी इलाकों में सरकारी भवन में स्थानांतरित किया जाए। सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एएस भाटिया ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। देश की अग्रणी प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच के बाद घोषित किया गया है कि बड़ाल गांव में कोई बीमारी या वायरस नहीं है। सरकार ने इन लोगों को स्थानीय वातावरण से अलग कर उनके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेजने का फैसला किया है। जीएमसी और नर्सिंग कॉलेज में बनाए गए केंद्र ऑब्जर्वेशन केंद्र हैं, न कि क्वारंटीन सेंटर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंक वित्त पोषण मामले में जम्मू कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत संबंधी याचिका पर बृहस्पतिवार को एनआईए से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अपना जवाब 30 जनवरी से पहले दाखिल करने को कहा है। इंजीनियर का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने तर्क दिया कि उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में काफी समय से लंबित है और उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि या तो इसे शीघ्र निपटान का निर्देश दिया जाए या मामले का फैसला खुद किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि नोटिस जारी करें। सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल करने को कहा गया है। पिछले साल 24 दिसंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह, जिन्होंने जिला न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि राशिद के सांसद बनने के बाद इस मामले को कानूनविदों पर मुकदमा चलाने के लिए नामित अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाए। जिला जज द्वारा मामले को वापस उनके पास भेजे जाने पर ट्रायल जज ने अपने फैसले में कहा कि वह केवल विविध आवेदन पर फैसला कर सकते हैं, नियमित जमानत याचिका पर नहीं। जम्मू कश्मीर में हालात क्या बदले कि पाकिस्तान और उसके पालतू विदेशी आतंकियों का सक्रिय कश्मीरी आतंकियों और उनके नेटवर्क से विश्वास ही टूट गया है। सुरक्षा बल की निरंतर निगरानी से बचने के लिए वे सैटेलाइट और रेडियो फोन के इस्तेमाल से बच रहे हैं। यही वजह है कि वे अपनी गतिविधियों के लिए स्थानीय नेटवर्क के भरोसे रहने की बजाय ऑफलाइन लोकेशन ऐप अल्पाइन क्वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ऐप में कुछ संशोधन कर दिए हैं। इस ऐप का इस्तेमाल सामान्य तौर पर ट्रैकर करते हैं। बता दें कि कश्मीर में आतंकियों का नेटवर्क काफ़ी हद तक ध्वस्त हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियों के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान दहशत फैलाने के लिए विदेशी आतंकियों को यहां धकेल रहा है। फिलहाल सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की संख्या 125 से अधिक हो सकती है। इनमें से करीब 45 आतंकी जम्मू संभाग के राजौरी, पुंछ, कठुआ, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ में सक्रिय हैं। जिला उधमपुर क्षेत्र में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके चलते आज फुल ड्रेस रिहर्सल बॉयज डिग्री कॉलेज के प्रांगण में की गई। इस मौके पर एडीडीसी राजेंद्र सिंह द्वारा तिरंगा झंडा फहराकर परेड की सलामी ली गई। इस परेड में पुलिस, एनसीसी कैडेट्स, आईटीबीपी के जवानों के साथ साथ स्कूली छात्रों ने भाग लिया, जबकि 8 स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग विषयों पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर के जल शक्ति विभाग के मंत्री जावेद अहमद राना परेड की सलामी लेंगे। टोटल 33। मैं राजेंद्र सिंह, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। आज यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल थी, यहाँ पर जिसमें कॉन्टिजेंट की 38 टीम्स थी, टोटल स्क्वाड थे, और यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम का 8 टीमें हैं। ये हमारा एक आज फुल ड्रेस रिहर्सल थी। यहाँ पर हम अपनी तैयारी का पूरी किस तरीके से मेन फंक्शन जो होगा उसका तैयारी का जायज़ा लिया गया, और यहाँ पर पूरे ही ट्रूप्स ने अच्छे तरीके से परेड की है, और परेड कमांडर ने भी बहुत अच्छा से किया। यहाँ पर हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होंगी, जिसका अभी स्टार्ट होगा, वो उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। ये दिन हमारे देश के लिए एक बहुत महान और महान दिन है। इसके दिन जिस वक्त हमारा देश हमें आज़ादी मिली थी, उसके बाद एक संविधान लागू किया गया था। यहाँ पर ये स्वतंत्र मिलने के बाद गणतंत्र दिवस का दिन है। ये हम बड़े खुशी से मनाते हैं। यहाँ पर इस दिन जितने भी जिन शहीदों ने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी बलिदान दिए थे, अपना त्याग दिया था, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी दिन जिस दिन हमारा जो संविधान था, संविधान को लागू किया था। संविधान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन उधमपुर द्वारा रैली का आयोजन किया गया।
रैली जिला आयुक्त कार्यालय से शुरू हुई और शहर के मुख्य चौक चौराहों से होती हुई जिला आयुक्त कार्यालय में आकर संपन्न हुई। इस रैली को उधमपुर के एडीसी राजेंद्र सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रैली के माध्यम से युवाओं को अपने मतदान के प्रति जागरूक करना था ताकि आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग ले सके। हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते जिला प्रशासन उधमपुर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम करवा रहा है। वोटर्स डे पे रैली निकाली जा रही है। ये यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेके ये गोल मार्केट में से होते हुए स्टेडियम में जाके कंक्लूड होगी। इस रैली का मेन मकसद ये है कि यहाँ के जितने भी वोटर्स हैं उनमें अवेयरनेस दी जाए। उन लोगों को जितने भी वोटर्स जिन्होंने जो रेगुलर हमारा नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया का जो है इनिशिएटिव है कि जो भी वोटर्स हमारा अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है वो रजिस्टर्ड हो जाए। जिसकी किसी की अपडेशन है उसकी अपडेशन रहे। हमारा रेगुलर इसकी अपडेशन चलती रहती है। हमारा इस नेशनल वोटर्स डे पे आज की रैली के बाद परसों का हमारा 25 को जिस दिन का ये नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है उस दिन हमारा मेन फंक्शन है जो जिसमें बहुत सारी पब्लिक मतलब सभी वोटर्स को भी यंग वोटर्स को भी वहाँ पर बुलाया जाएगा और इस मेन फंक्शन से लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी कि अब नेशनल वोटर्स डे पे आप क्या करें और कौन कौन सी एक्टिविटी करें और लोगों को अवेयरनेस दें ताकि कोई भी वोटर्स जो है जो एलिजिबल वोटर्स है वो अनरजिस्टर्ड नहीं रहे, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करें। उधमपुर वार्ड नंबर 3 के पूर्व पार्षद समनीक वसीम द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने सीईओ नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से सीईओ नगर परिषद द्वारा उधमपुर नगर परिषद की कुर्सी संभाली गई है तब से लोगों के काम नहीं हो रहे। साथ ही साथ पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है और नगर परिषद के सीईओ सिर्फ गरीबों को तंग कर रहे हैं। जिसने आज तक बतौर सीईओ कभी काम नहीं किया और यहाँ पे उधमपुर में उनको 2 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, एक डीआईओ और दूसरा सीईओ म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर। मैं बताना चाहता हूँ कि बतौर डीआईओ उनका काम कैसा है। हमने 3.5 महीने पहले एक कंप्लेंट एक चैनल के खिलाफ की थी। आज तक उस चैनल के खिलाफ कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया गया है और हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि उस चैनल के साथ ये जो डीआईओ और सीईओ है उसकी सांठ-गांठ है। दूसरा, जब से इन्होंने सीईओ का कार्यकाल संभाला है उधमपुर शहर में आप कहीं भी चले जाइए, लाइट की समस्या देखिए। किसी भी पोल पे जो है मैक्सिमम पोल जो है बिना लाइट्स के हैं, हाई मास्क लाइटें ख़राब हैं। और पिछले दिनों यहाँ पे आज से तकरीबन 1.5-2 महीना पहले ये जो सीईओ आए हैं इन्होंने वार्डों का दौरा किया और लोगों को आश्वासन दिया कि आपके ये वाले काम हम करवाएंगे, लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बाद भी काम करवाना बड़ी दूर की बात है। आज तक उन कामों के एस्टीमेट तक नहीं बने और इतनी कंप्लेंट्स इस सीईओ के खिलाफ हैं। ये सिर्फ उधमपुर में गरीब लोगों को तंग करने आया है, गरीब लोगों को प्रताड़ित करने आया हुआ है। और बड़ी हैरानगी की बात है कि इतनी कंप्लेंट्स होने के बाद भी यहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर मैडम है उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। और इस सीईओ ने जो इसकी डीआईओ की पोस्ट है उसका गलत इस्तेमाल करते हुए इसने कुछ चैनल अपने निजी चैनल रखे हुए हैं, उस पर सिर्फ अपनी तारीफें करवाता है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।